नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम अगला लेसन है, अगला पार्ट है ईवीएस के अंतर्गत, पर्यावरण के अंतर्गत, तो इसको पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है हमारा जो सीरीज चल रही थी, उस सीरीज के क्रम में ये जो अगला लेसन है, इस लेसन का जो नाम है वो नाम है पर्यावरण असंतुलन मानव हस्तक्षेप का परिणाम। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि पर्यावरण असंतुलन मानव हस्तक्षेप का परिणाम इस लेसन का नाम है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप सोचिए कि कभी बाढ़, सूखा, भूकंप, आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं, इसके पीछे कारण क्या है। इसके ऐसी अनेक आपदाएं पर्यावरण में मानव के हस्तक्षेप का कारण है। मनुष्य जैसे जैसे विकास करता गया, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गईं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का दोहन करने लगा। खेती योग्य भूमि पर ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करने लगा। शहरीकरण के विस्तार हुआ। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई। कल कारखानों से जो कचरा निकलने लगा, धुआं प्रदूषित होने लगा। यह सब मानव के हस्तक्षेप का ही परिणाम है, जिसकी वजह से आज मनुष्य को जो है ये सब भुगतना पड़ रहा है। अब इसकी वजह से तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे कि भूमि पर क्या है कि दिन प्रतिदिन दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो भूमि है इस पे जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्रता बाद जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद हमारी जनसंख्या लगभग 3 गुना, कितना 3 गुना लगभग जो है बढ़ी है, 3 गुना। इसके लिए जो है जब जनसंख्या बढ़ी तो हमारे संसाधन को बढ़ाने पर, जैसे ट्रेन अधिक से अधिक चलाने लगे लोग, मतलब अब भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि हमारी ये उपलब्ध संसाधनों का अनुपात 3 गुना बढ़ गया। अब जब उपलब्ध संसाधनों का अनुपात 3 गुना बढ़ गया तो हमारे महानगरों एवं गांवों में रहने वाला व्यक्ति भी इस स्थिति में से शायद ही परिचित होगा कि मतलब जनसंख्या बढ़ रही है तो दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी। इन सब चीज़ों से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो अपरिचित होंगे। अब देखेंगे ये यहाँ पे फिगर में कि उत्तर प्रदेश जो है वो एक ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है भारत में जनसंख्या के मामले में। यहाँ की जो जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है वो है 19 करोड़ से अधिक। कितना? 19 करोड़ से अधिक। पूरे देश की जनसंख्या का लगभग 16.5%। तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। पूरे भारत में सबसे अधिक किस प्रदेश की जनसंख्या आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में है। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। कितना है? पूरे देश की जनसंख्या का अकेले ही 16.5%। कितना? 16.5% उत्तर प्रदेश में ही जनसंख्या निवास करती है। फिर उसके बाद आते हैं कि जनसंख्या का सबसे अधिक दबाव भूमि पर बढ़ रहा है। लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण खेती योग्य भूमि की कमी हो रही है और आवासों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब क्या है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि ऊर्जा जीवन के लिए आवश्यक क्यों है। ऊर्जा जीवन के लिए आवश्यक अगला पॉइंट है। तो हम देखेंगे कि ऊर्जा जो है हमें अलग अलग रूपों में उपलब्ध होती है। सूर्य के प्रकाश, बढ़ते जल, वायु तथा पदार्थों के माध्यम से एवं प्राकृतिक रूप में संचित होती है। ऊर्जा ही हमें अपने दैनिक कार्यों को करने तथा हमारी सुख सुविधाओं का उपभोग करने में हमारी क्या करती है? सहायता करती है। ईंधन हमें भोजन पकाने, वाहनों को चलाने, विद्युत उत्पन्न करने तथा कारखानों में मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। गोबर के कंडे, लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, CNG हमारे द्वारा उपलब्ध किए जाने वाले मुख्य ईंधन हैं। ईंधन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इन्हें जलाया जाता है। जलाने की क्रिया में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैसों एवं ठोस कण मुक्त करते हैं। ये धुएं के रूप में हमें दिखाई देते हैं।
और इसकी वजह से क्या होता है कि तमाम प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। आप देखेंगे, आप देखेंगे कि पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम का तेल का उपयोग जो है वाहनों और मशीनों को चलाने में किया जाता है, जिसकी वजह से जब ये जलता है तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर ऑक्साइड, इस प्रकार की गैसों जो है वायुमंडल में मिलती हैं, जिससे हमारा वायुमंडल क्या होता है, प्रदूषित होता है। अब देखिए कि विद्युत ऊर्जा जो है, ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, बहुत बड़ा मतलब आधार है, तो जिसका व्यापक पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जब विद्युत का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए हमें कोयला, डीजल तथा प्राकृतिक गैसों को जला करके मतलब हम अपनी शक्ति या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन ईंधनों को तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। विद्युत का उत्पादन बांध बनाकर रोके गए पानी की ऊंचाई को गिराकर किया जाता है। बहती हुई ऊर्जा अर्थात पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है। नाभिकीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन का एक अन्य स्रोत है। विद्युत उत्पादन किसी भी ऊर्जा स्रोत द्वारा किया जाए, इसका पर्यावरण पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। आप देखेंगे कि ऐसा जैसे किसी भी तरीके से, चाहे वो कोयले के माध्यम से, कोयला और जल के माध्यम से विद्युत उत्पादन किया जाए, उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। उदाहरण के तौर पे देखिए कि ईंधन को जलाने में वायु प्रदूषण तथा नाभिकीय ऊर्जा से रेडियोधर्मिता के कारण प्रदूषण संकट उत्पन्न होता है। अतः यह आवश्यक है कि विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाते समय पर्यावरण पर उसके संभावित प्रभावों के बारे में भली भांति जानकारी कर लिया जाए, विचार कर लिया जाए। यदि हम ऊर्जा को मितव्ययता से इस्तेमाल करें, अर्थात विद्युत तथा ईंधन को बर्बाद न करें, सभी प्रकार की मशीनों, विद्युत उपकरणों का उचित रखरखाव तथा ऊर्जा दक्ष स्टोव, गैस चूल्हों तथा धुएं रहित चूल्हों का प्रयोग कर ऊर्जा को भी बचत की जा सकती है। तो इसके माध्यम से भी हम बचत कर सकते हैं। अब देखिए ऊर्जा मतलब कई रूपों से हमने बताया प्राप्त होती है। तो इसके लिए एक और तरीका है गोबर गैस। इसमें प्रदूषण ना के बराबर होता है, तो इसके माध्यम से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए आजकल क्या है कि बिना खाद के कुछ पैदा नहीं होता। जब तक आप खेतों में खाद नहीं डालेंगे तब तक आपका फसल की पैदावार नहीं मिलती है। तो किसान लोग खेतों में फसल की पैदावार लेने के लिए खाद डालते हैं, जिसमें उर्वरा शक्ति से जो है जल धारण की क्षमता तथा कार्बन नाइट्रोजन के अनुकूल खेतों की पैदावार अच्छी हो जाती है। लेकिन इससे क्या होता है, हमारा मृदा प्रदूषण हो रहा है। अब जल ही जीवन है कहा गया है, तो जल ही जीवन कैसे है? जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। खाद्यान्न उत्पादन हो या फिर औद्योगिक विकास, ऊर्जा, पेयजल के अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है। जल से निकली बिजली का भी उत्पादन किया जा सकता है, तो इसके माध्यम से भी हम उत्पादन कर सकते हैं। फिर नदियों की शुद्धता और उनके प्रदूषण के कारण, तो देखिए हमारे देश में जो है अनेक नदियाँ बहती हैं, जैसे यमुना हो गया आपका, इधर फिर गंगा हो गया, गोमती, सरयू, घाघरा, ये प्रमुख नदियां हैं जो है बहती हैं। अब जैसे गंगा नदी जो है भारत की सबसे पवित्र नदी और सबसे बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि बहुत बड़ी नदी है। और इसका जो है पवित्र नदी माना जाता है और इसका सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। तो इस नदी को जो है हम लोग गंगा माँ के नाम से जानते हैं, और गंगा को स्वच्छ और निर्मल नदी के रूप में भी जाना जाता है। परंतु आज गंगा सागर की उन 7 प्रदूषित नदियों में है जो पूर्णतः प्रदूषित हो चुकी हैं। गंगा के अलावा यमुना का जल भी प्रदूषित हो चुका है। इन नदियों के जल के प्रदूषण का कारण भी हम ही लोग हैं। हम ही लोग इसके प्रदूषण को फैला रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। अब शहरों में विस्तारीकरण के बढ़ते उपयोग के कारण इन नदियों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन नदियों में फ्लोराइड तथा आर्सेनिक तथा फ्लोराइड बढ़ रहा है, जिससे जानलेवा तत्व मिल चुके हैं इनके पानी में। नदियों में गिराए जाने से क्या होता है कि रासायनिक पदार्थों में कैडमियम, सीसा तथा पारा जैसे तत्वों या अयौगिक पानी में पहुंच जाते हैं। ऐसे दूषित जल का सेवन करने से हमारे जो यह पदार्थ है हमारे शरीर में पहुंचते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। देखिए अब गंगा को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चालू किया गया था, नमामि गंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षित मिशन है, जिसे कि जून 2014 में फ्लैग
शिप प्रोग्राम के रूप में अनुमोदित किया गया था। इसे जल शक्ति मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय गंगा नदी, क्योंकि गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, तो राष्ट्रीय गंगा नदी को प्रदूषण को कम करने तथा इसके पुनर्जीवन तथा संरक्षण के लिए दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ से भी होता है। अब कुछ प्रमुख फैक्ट हैं जिनको जानने की बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है। जैसे ई कोलाई एक अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु है जिसमें आंत्रशोथ या पेचिश होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी जानने की ज़रूरत है। फिर जो दूसरा है कि पानी में एक शोध एक तथा इसकी संख्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती, परंतु एक निश्चित सीमा से अधिक में इसकी उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। वर्तमान में क्या है कि अनेक नदियां हैं, अनेक नदियां जल स्रोतों में रोगाणुओं की संख्या निर्धारित सीमा से कहीं अधिक होती है, जिससे जनसामान्य के स्वास्थ्य पर संकट उत्पन्न हो रहा है। मानव हस्तक्षेप के कारण गंगोत्री जो है हिमखंड प्रतिवर्ष 25 से 30 मीटर की गति से सिकुड़ रही हैं। कितने? 25 से 30 मीटर की गति से सिकुड़ रही हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो कुछ वर्षों में ग्लेशियर जो है पूर्णतः सूख जाएगा, जिससे गंगा नदी सूखने के कगार पे आ जाएंगी। तो इसको हमें बचाना है। समुद्र एक बड़ा भंडार है जल का। जल के भंडार में समुद्र सबसे बड़ा भंडार है जल के लिए। अब देखेंगे कि समुद्र जल का बहुत बड़ा भंडार है। मछली तथा अन्य जीवों स्रोतों के लिए जो है ये समुद्र बहुत बड़ा भंडार है। खनिजों एवं लवणों के लिए भी साधारण नमक, आयोडीन समुद्र से ही प्राप्त होते हैं। प्रदूषित जल जो है नदियों में मिलने से यहाँ प्रदूषित हो रहा है। इससे विभिन्न नदियों का जल लगातार मिलता जा रहा है, जिसे अपशिष्ट कीटनाशकों, हाइड्रोकार्बन तथा विषाक्त पदार्थ में मिल जाने के कारण समुद्र प्रदूषित हो रहा है। ये प्रदूषण मानव द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं। तो देखिए ये प्रदूषण का पूरा फिगर है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। फिर है कि कभी कभी पेट्रोलियम पदार्थों को ले जाते समय तेल के टैंकर जो है फट जाते हैं, जिससे समुद्री जहाज़ों में दुर्घटना हो जाती है। उनमें भंडारित पदार्थ जो है समुद्र में मिल जाते हैं। इसकी वजह से समुद्र में जो है का पानी जो है पूरी तरह से दूषित हो जाता है और वहाँ पे जो है प्रदूषण फैल जाता है। तो इन सब चीज़ों को से भी बचना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर वनों की कटाई कर रहा है ये बकलोलवा। अब ये वनों को जो काट रहा है तो क्या है, ये हमारा इससे पर्यावरण का संकट उत्पन्न होगा, वन का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। तो हमें इसके लिए वन रक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। जनसंख्या बढ़ने के कारण मनुष्य पेड़ को जो काट रहा है तो इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे दुर्लभ आप देखते हो कि कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जो अब नहीं दिखाई देते, वो विलुप्त के कगार पे हो गए हैं। तो वो दुर्लभ प्रजाति के या विलुप्त प्राय पक्षियों में गिने जाने लगे हैं। तो ऐसे जैसे थोड़ी देर के लिए आप देखेंगे कि पहले गाँवों में गिद्ध दिखता था, कौन सा, गिद्ध पक्षी दिखता था, अब गिद्ध नहीं दिखता है। तो ये सब क्या है, ये पर्यावरण के ही वजह से तो हो रहा है। इसकी वजह से जो है प्रदूषण फैला और ये इनको उस तरह से अनुकूल वातावरण नहीं मिला, इसकी वजह से इनका अस्तित्व जीवन खतरे में है। तो इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हमारा कुछ अभ्यास प्रश्न है कि पर्यावरणीय असंतुलन लिखें। ये प्रश्न है, आप लोग स्क्रीन पर इसको पूरा देख लीजिएगा। और ये मिलान करने के लिए है, ये पूरा मिलान करने के लिए है, तो इसको मिला लीजिएगा। और फिर आप जो है ये रिक्त स्थान की पूर्ति है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।